गुड मॉर्निंग एवरीबडी स्टूडेंट। गत जो वीआईपी टॉपर्स क्लासेस थी उसके 8 क्लास की फर्स्ट चैप्टर में हमने फसल और उसके प्रकारों के बारे में जानकारी अर्जित की थी। हमने फसल की परिभाषा पढ़ी थी। जब एक ही किस्म के पादपों को भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है तो उसको हमने क्या कहा था, फसल कहा था। जैसे बाजरे की फसल हो गई, गेहूं की फसल हो गई। और फिर ऋतुओं के आधार पर हमने फसलों के प्रकारों की बात की थी। तो ऋतुओं के आधार पर फसल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। सामान्यतः हमने जानकारी अर्जित की थी कि रबी की फसल को शीत ऋतु में बोया जाता है, खरीफ की फसल को वर्षा ऋतु में बोया जाता है और जायद की फसल को गर्मी ऋतु में बोया जाता है। आज इस क्लास में हम कृषि पद्धतियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। फसल आधारित कृषि पद्धतियां कौन कौन सी है, फसल को बोने से लगाकर, फसल को बोने से पूर्व से लगाकर फसल पक जाने के बाद में उसको भंडारित करने की संपूर्ण जो विधियां हैं वो कृषि आधारित कृषि पद्धतियां कहलाती है। और यदि मैं बात करूं फसल आधारित कृषि पद्धतियों की, तो आप सभी जो विद्यार्थी है वो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, क्योंकि पहले जब मैंने फर्स्ट अनुभाग बनाया था उसमें ही मैंने बात कर दी थी कि भारत की अधिकतर जनसंख्या में से 80% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या तो खाद्य आपूर्ति, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए या फिर अपनी आजीविका को चलाने के लिए सामान्यतः कृषि पर निर्भर रहती है। अर्थात हम सभी विद्यार्थी परिवार सभी के सभी कृषि परिवार से बिलोंग करते हैं। तो आपको पता है बीजों को बोने से लगाकर तैयार बीजों को भंडारित करने की संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो कृषि पद्धतियों के अंतर्गत गिना जाता है। यदि मैं फसल आधारित कृषि पद्धतियों की बात करूं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे। मिट्टी को तैयार करना जिसको हम जुताई कहते हैं, फिर हम बुआई करेंगे, अगले चरण में खाद व उर्वरक देंगे, फिर हम सिंचाई करेंगे, फिर हम उसमें एक सिंचाई के साथ में जो खरपतवार या अनावश्यक पौधे उग जाएंगे उससे हम सुरक्षा करेंगे, फिर कटाई करेंगे, कटाई के बाद में थ्रेसिंग करेंगे, फिर हम भंडारण करेंगे। मेरी बातों पर गौर करना। सबसे पहले क्या करेंगे, खेत की सफाई करेंगे, फिर खेत की सफाई करने के बाद में मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाएंगे और मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। और मिट्टी को उलट पुलटने की अर्थात जुताई के साधन की बात करूं तो जुताई के 2 साधन है, एक आधुनिक साधन और एक पारंपरिक साधन। पारंपरिक साधन मतलब प्राचीन समय से चलता आ रहा है। जैसे प्राचीन समय में टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी विकास नहीं हुआ था, उसके कारण मिट्टी को उलट पुलटने का कार्य वो हल के द्वारा किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई प्रौद्योगिकी विकास अर्थात बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कारण वर्तमान समय में जुताई का काम है वो कल्टीवेटर की सहायता से किया जाता है। फिर हम क्या करेंगे, मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बना दिया, उसके बाद में हम उसको बुआई करेंगे। बुआई मतलब बीजों को बोने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बुआई कहलाती है। बुआई मतलब नाम से ही स्पष्ट है, बुआई मतलब बीजों को बोने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बुआई कहलाती है। फिर बुआई करने के बाद में मिट्टी में उचित पोषक तत्वों की प्रधानता के लिए सामान्यतः हम खाद व उर्वरक मिलाते हैं। यहाँ से अपने बोर्ड एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, खाद व उर्वरक में अंतर लिखिए, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। खाद व उर्वरक देना मतलब मिट्टी में पोषक तत्वों की प्रधानता के लिए सामान्यतः खाद व उर्वरक को मिट्टी में मिलाया जाता है। फिर हम क्या करेंगे, खाद व उर्वरक देने के बाद में फसलों की आवश्यकता अनुसार हम समय समय पर उन फसलों को जल की आपूर्ति करेंगे, जिसको हम सिंचाई कहेंगे। फिर जैसे ही सिंचाई की तो जो फसल बोई थी, मुख्य रूप से जिस बीजों की फसलों को बोया था वो अंकुरित हो जाएगा, उसके साथ साथ में अनावश्यक पौधे भी उग जाएंगे और उन फसल के साथ में उगने वाले अनावश्यक पौधों को क्या कहा जाता है, खरपतवार कहा जाता है। और खरपतवार को खेतों में से हटाना अत्यंत आवश्यक है। सर यदि खरपतवारों को खेतों में से नहीं हटाएगा तो क्या होगा, तो इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। क्या, जितने पोषक तत्व उस फसल को प्राप्त होने चाहिए उतने पोषक तत्व उस फसल को, मुख्य फसल को प्राप्त नहीं होंगे, एक बात तो ये। और जितना पानी की आवश्यकता मुख्य फसल को होगी वो पानी है वो अनावश्यक पौधे ग्रहण कर लेंगे, जिसके कारण फसल प्रति एकड़ जमीन पर जितनी उत्पादन क्षमता प्राप्त होनी चाहिए उतनी उत्पादन क्षमता हमें प्राप्त नहीं होती है। इसलिए समय समय पर खेतों में से अनावश्यक पौधों को हटाना अत्यंत आवश्यक है। हम खरपतवार को 2 विधियों द्वारा खेतों में से हटा सकते हैं। एक तो आप सामान्यतः
समय समय पर निराई गुड़ाई करके खेतों में से खरपतवार को हटा सकते हैं। और दूसरा, विभिन्न प्रकार के खरपतनाशियों का उपयोग करके खेतों में से हम खरपतवार को हटा सकते। खरपतनाशी मतलब ऐसे रासायनिक पदार्थ जो खेतों में से खरपतवार को पूर्ण रूप से नष्ट कर देते। और अपने यहाँ पर जो सिलेबस में जो एक खरपतनाशी का नाम है, जिसका नाम है 2,4-D। 2,4-D क्या है? ये एक प्रकार का खरपतनाशी है जो खरपतवार को खेतों में से नष्ट करता है। फिर फसल पक जाएगी, पक जाने के बाद में फसल को काटेगा किसान, और फसल को काटने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कटाई कहलाएगी। और कटाई के भी दो साधन हैं। एक साधन है दरांते की सहायता से, जैसे कि आमतौर पर आपके घरों में फसल पक जाने के बाद में दरांता से फसलों को काटा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ते हुए प्रौद्योगिकी विकास, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कारण वर्तमान समय में जो कटाई का काम है वो हार्वेस्टर मशीन की सहायता से किया जाता है। फिर फसल की कटाई की जाएगी, और कटाई करने के बाद में हम उसकी थ्रेसिंग करेंगे। थ्रेसिंग एक प्रकार की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है जिसमें बीजों को दानों के भूसों से अलग करने की जो प्रक्रिया है, दानों को भूसों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? थ्रेसिंग कहलाएगी। और थ्रेसिंग प्राचीन समय में जो महिलाएं होती थी, जो पुरुष वर्ग होते थे, वो हाथों से फटका कर थ्रेसिंग की प्रोसेस करते थे। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कारण वर्तमान में थ्रेसिंग की प्रक्रिया है वो कंबाइन मशीन की सहायता से की जाती है। फिर जो थ्रेसिंग के बाद में बीजों को बोरों में भरा जाएगा, और बीजों को बोरों में भरने के बाद में उसको भंडार किया जाएगा, किया जाएगा। तो मेरी बातों पर गौर करना। अनाज को करने के लिए बड़े बड़े भंडार गृह बने होते हैं, जिसको साइलो कहते हैं। जिसको क्या कहा जाता है? जिसको साइलो कहा जाता है। मेरी बातों पर गौर करना। मैंने क्या कहा? थ्रेसिंग के बाद में जो बीज रहे, बीजों को बोरों में भरा जाएगा, और फिर उन बीजों को बड़ी बड़ी मंडियों में उनको भंडारित करने के लिए बड़े बड़े भंडार गृह बने होते हैं, जिसको हम सामान्यतः क्या कहेंगे? जिसको हम सामान्यतः साइलो कहेंगे। यदि मैं इन चरणों की बात करूं तो पहले एक एक करके व्यवस्थित पढ़ेंगे। तो पहला हम लेंगे मिट्टी की तैयार करना या फिर जुताई। तो मैंने यहाँ पर लिखा है जुताई, मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाने की प्रक्रिया। मेरी बातों पर गौर करना। मैंने क्या लिखा है? जुताई, मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। और जुताई के दो साधन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर या 2 नंबर के लिए, जुताई किसे कहते हैं? कोई दो जुताई के साधनों के नाम लिखिए। तो जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। और जुताई के दो साधन है, एक आधुनिक साधन और एक पारंपरिक साधन। आधुनिक साधन की बात करो तो कल्टीवेटर की सहायता से वर्तमान समय में जुताई की जाती है। और पारंपरिक साधन मतलब प्राचीन समय में जो जुताई का काम है वो किसके द्वारा किया जाता था? हल के द्वारा किया जाता था। पहला चरण हो गया पूरा। फिर दूसरा चरण आता है बुआई। बुआई किसे कहेंगे? बीजों को बोने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुआई कहलाती है। जब आप कल्टीवेटर की सहायता से या हल की सहायता से मिट्टी को उलट पुलट कर पोला कर दोगे, उसके बाद में आप बीजों को बोएंगे। और जो बीजों की बोने की प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? बुआई कहलाती है। फिर हम पढ़ेंगे अगला चरण की बात करो तो खाद व उर्वरक देना। मैंने पहले भी आपको बता दिया है। सामान्यतः मिट्टी में पोषक तत्वों की प्रधानता के लिए, सामान्यतः मिट्टी में पोषक तत्वों की प्रधानता के लिए मिट्टी में खाद व उर्वरक मिलाया जाता है। तो यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर के लिए, बड़ी ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि खाद व उर्वरक में अंतर लिखिए। तो आप बता सकते हो सामान्यतः खाद एक प्रकार का प्राकृतिक एवं जैविक पदार्थ है। सामान्यतः मैंने क्या कहा? खाद एक प्राकृतिक एवं जैविक पदार्थ है। जबकि उर्वरक की बात करो तो उर्वरक एक कृत्रिम और रासायनिक पदार्थ है। कृत्रिम पदार्थ मतलब उसको हाथों से बनाया जाता है, रासायनिक विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। फिर दूसरी बात करूं तो प्राकृतिक खाद को खेतों में बनाया जा सकता है। प्राकृतिक खाद को आप कहां पर बना सकते हो? अपने घर पर या अपने खेतों में भी बनाया जा सकता है। उर्वरक की बात करूं तो उर्वरक एक रासायनिक विधियों द्वारा, उर्वरक को रासायनिक विधियों द्वारा कहां पर बनाया जाता है? फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। प्राकृतिक खाद में ह्यूमस यानी प्राकृतिक रूप से जो जीव जंतु सूक्ष्म जीव है जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, अर्थात प्राकृतिक खाद में ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है, उर्वरक में ह्यूमस की मात्रा अनुपस्थित होती है या नगण्य होती है, 0 के बराबर होती है। यदि मैं खाद के उदाहरण की बात करूं तो वर्मी कंपोस्ट खाद,
और कंपोस्ट खाद, ये खाद के प्रमुख उदाहरण है। उर्वरक की बात करूं, उर्वरक के बहुत सारे उदाहरण आप सभी को पता है, सुपर फॉस्फेट, पोटास, अमोनियम सल्फेट और यूरिया, डीएपी एसेट्रा एसेट्रा, यह सभी है वो उर्वरक के उदाहरण है। तो यहाँ से ये इस हेडिंग को बढ़िया तरीके से याद कर लेना, मेरे वीडियो को रिवाइज करके 2 या 3 बार देख के अच्छी तरीके से खाद व उर्वरक में यह अंतर याद कर लेना, क्योंकि 100% बोर्ड एग्जाम में ये बात पूछ सकता है कि खाद व उर्वरक में अंतर लिखिए। और मैं आपको इस क्लास में फसल आधारित कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी दी है, और इस पूरे के पूरे नोट्स को अच्छी तरीके से अपने कॉपी में नोट्स कर लेना, और मेरी वीडियो क्लास को 2-3 बार रिवाइंड करके इनको अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये साइंस की क्लास आपको वीआईपी टॉपर्स क्लास पर सभी की सभी अवेलेबल होगी। इसी के साथ में मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं पंकज जी सर, जो मैथ क्लास पढ़ाते हैं, जिनके सर चैनल का नाम है लर्न क्लासेज। तो अपने वीआईपी टॉपर्स क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में इन वीडियो को अच्छी तरीके से देखकर यदि मेरी वीडियो क्लास अच्छी लगी है तो उनको लाइक करना ना भूलें, और जितनी हो सके तो इस वीडियो क्लास को दूसरे बच्चों के साथ में शेयर करो, ताकि दूसरे बच्चे भी इन वीआईपी टॉपर्स क्लास के अंतर्गत आकर अपनी पढ़ाई को बरकरार रख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में तैयारी ही सब कुछ है। इसलिए तो कहते हैं, किसी ने क्या खूब कहा है, जितना आप सीखोगे उतना आप कमाओगे। तो हर दिन हर रोज कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। तो आज ही अभी अपने वीआईपी टॉपर्स क्लास के साथ में जुड़ जाइए, और वीआईपी टॉपर्स क्लास के अंतर्गत क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 11 और 12 की मेरी बातों पर गौर करना। 8th, 9th और 10th की यहाँ पर हिंदी और विज्ञान की क्लासेज है वो वीआईपी टॉपर्स क्लास पे अवेलेबल है। और यदि 11th और 12th की बात करूं तो 11th और 12th की अपनी वीआईपी टॉपर्स क्लासेज के अंतर्गत जियोग्राफी की क्लासेज अवेलेबल है। और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ में ये कह सकता हूं कि हमारे साथ में अभी जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।